प्रमोद कुमार झा, इनका सवाल है कि तेल के दाम आसमान छू गए हैं और अगर यह लड़ाई लंबी खिंची तो फिर तेल के दाम में और कितना इज़ाफ़ा हो सकता है? उसका असर भारतीय बाज़ार में क्या देखने को मिलेगा? देखिए, मैंने जो लेटेस्ट डेटा था उसके बेसिस पे एनालाइज़ किया था। तो उसमें एक तो सबसे ज़्यादा डिसरप्शन कब हुआ था जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ। वो डिसरप्शन मुझे ज़्यादा खतरनाक लगा था क्योंकि वहाँ पे रशिया के अगेंस्ट सिर्फ़ यूक्रेन नहीं, पूरा यूरोप खड़ा हो गया, पूरा यूएस खड़ा हो गया और रशिया अकेला लड़ा था। मुझे लगा था कि वो ज़्यादा डिसरप्शन होगा। लेकिन वहाँ पे भी ऑयल प्राइस आई थिंक $140 टच करके फिर वापस आ गया, सस्टेन नहीं करता है। ओके। और जो भी आपका ऑयल प्राइस का होना है, मार्च मंथ में होना है। इसके बाद जो भी होगा वो नॉर्मलाइज़ होना शुरू होगा बिकॉज़ उसके बाद सब एडजस्टमेंट शुरू होता है। क्यों होता है ये भी बताता हूँ। देखिए, आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो आपकी इकोनॉमी उस पर निर्भर करती है। मैं जहाँ तक समझता हूँ अगर ये खाड़ी में ये युद्ध हो रहा है, ये गल्फ़ में अगर युद्ध हो रहा है, तो उनकी भी जो इकोनॉमी है वो मेरे हिसाब से मोस्टली हो सकता है 90% तक, 90% तक वो ऑयल के इनकम पे ही डिपेंडेंट हो। तो अगर वो उनका इनकम सोर्स खत्म हो जाएगा, तो वो फिर जिएँगे कैसे, खाएँगे कैसे? ये एक बड़ा रिस्क है। तो ये जो ऑयल प्राइस है, मुझे ऐसा लगता है कि टेम्परेरी शॉक है। ना यूएस इस लड़ाई को बहुत लंबे समय तक खींचना चाहेगा, ना खींच सकता है। इसका दूसरा पहला ये पहलू जो एस्पेक्ट है, वो ये हो सकता है कि जिस तरह रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू में बहुत इंटेंस हुई और उसके बाद पूरे विश्व के लिए नॉर्मल हो गई कि चलो वो तो लड़ते रहेंगे, जीवन भर वैसा चलता रहेगा। तो 2 फुलझड़ी उधर से, 4 फुलझड़ी इधर से, 6 फुलझड़ी उधर से, 12 फुलझड़ी इधर, ये चलता रहेगा आपस में। तो अगर ये लड़ाई लंबी चलनी है, मैं कोई वॉर वाला एनालिस्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं समझता है। लेकिन हर इंसान एक समय के बाद थकता है। शुरुआत में जो एनर्जी लेवल रहता है, वो एनर्जी लेवल आप आगे जाके मेंटेन नहीं कर पाएँगे एंड देयरफॉर एक लिमिट के बाद, एक समय सीमा के बाद, ये वॉर भी मीनिंगलेस हो जाएगा, सिर्फ़ नाम के लिए रहेगा। अनलेस ईरान ऐसा डिसाइड कर ले कि वो थोड़ा जिसको बोलते हैं इनह्यूमन टाइप का एक्टिविटी कर दे, कुछ समंदर में कर दे या कुछ कर दे। मुझे लगता तो नहीं है कि करेगा। लेकिन अगर वैसा तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। बट एट सम पॉइंट इन टाइम दोनों तरफ के लोग टायर्ड हो जाएँगे और फिर एक नॉर्मल वो फुलझड़ी चलती रहेगी और उसमें तब्दील हो जाएगा। बहुत मुझे ऐसा लगता है। अब ऑयल नॉर्मली ऑयल जितना रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर में हुआ था, उससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से अभी ग्लोबल सप्लाई की बात हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक बार के लिए 120 पे तो 120, 115, 125 ये रेंज में पीक हो गया है। और यहाँ जो अभी 90 पे चल रहा है, हो सकता है कि ये 80 से 120 के रेंज में काफ़ी समय तक फ्लक्चुएट भी करे। क्यों हो सकता है ऐसा? क्योंकि अभी तक स्टेट ऑफ फार्मर्स में कोई बहुत बड़ी वैसी घटना सुनाई नहीं, बहुत बड़ी मैं कह रहा हूँ, एक आधा तो शिप मार रहे हैं वो लोग। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई तेल का शिप लेके जा रहा है, उसको एस्कॉर्ट करके लेके जा रहा है और उसको मारने लगे, तब फिर आपको फिर से ऑयल में रिबाउंड दिखेगा क्योंकि एट सम पॉइंट इन टाइम एशिया में तो ऑयल उधर ही से आना है। तो आपको फिर से वहाँ पे ऑयल में रिबाउंड दिखेगा, लेकिन मार्केट ने रफली 120-25 डॉलर तक का ऑयल प्राइस फैक्टर कर लिया है। अब अगर 120-25 डॉलर के ऊपर जाके 140-50 वाले में जाता है, तो फिर से फैक्टर करना पड़ेगा। अदर 1 राउंड का ये फैक्टरिंग हो चुका है। जापान भी अपने शायद रिज़र्व को ओपन कर रहा है, स्ट्रैटेजिक रिज़र्व को। तो सब अपना-अपना शुरू कर रहे हैं और शिपमेंट ऑयल की शिपमेंट भी बढ़ाई जा रही है। तो मुझे लगता तो और कहीं डिमांड है नहीं, उससे ज़्यादा मतलब डिस्ट्रेस डिमांड के अलावा ऐसा नहीं कि कोई इकोनॉमिक ग्रोथ वाली ऑयल में डिमांड है, सप्लाई शॉक है अभी। तो मैं यही समझता हूँ जितना पढ़ रहा हूँ मैं और उसको जो डेटा में डाल रहा हूँ तो 80-120 का रेंज कुछ समय तक तो रहेगा ऑयल प्राइस का। बट जो भी होगा मुझे लगता है मार्च तक ही रहेगा। अप्रैल से चीज़ें नॉर्मल टेरिटरी में आ जाएँगी और अगर इसी चीज़ को आप 2022 में जाके ऑयल का अगर स्टडी करेंगे, तो 1 महीने का स्पाइक और उसके बाद खत्म, नीचे। तो ऑयल लंबे समय तक ऊपर नहीं रह सकेगा बिकॉज़ जो हमारे संसार के जो दादा हैं, उनके लिए ही तकलीफ़ हो जाएगी। उनको ही सबसे बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी, तो वही नीचे लेके आ जाएँगे।